नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। स्वागत है आपका जेटली जी। बिहार के चुनाव में जो शुरुआती फेजेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहती हैं कि मोमेंटम इस वक्त गठबंधन के साथ है। बहुत वक्त के बाद एक ऐसा चुनाव हुआ जहां बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, मैं इस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है, अंतर्विरोध वाला गठबंधन है। गठबंधन में एक साथी वो हैं जो गठबंधन के नेता हैं जिनको सजा हो चुकी है। बिहार को बर्बाद करने में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका रही है। भ्रष्टाचार के लिए उनको जेल भिजवाना, ये पैरवी गठबंधन के दूसरे साथी ने की है। और कांग्रेस तो कहीं है नहीं बिहार में ज्यादा, तो इसलिए केवल मीडिया में अपने मित्रों के माध्यम से दो चार खबर चुनाव छपवा लेने से चुनाव जीते जाएं तो शायद गुजरात में हम एक भी चुनाव ना जीतते। पर ये मीडिया के पार नहीं है, जमीन से उठता स्वर नहीं है। ऐसा है, जमीन को हम लोग भी समझते हैं। और बिहार की जमीन में पहले दो दौरों का जो चुनाव हुआ है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है हमें कि बीजेपी को लाभ है, इट्स एडवांटेज बीजेपी। और तीसरा चौथा दौर जो आने वाले सप्ताह में होने वाला है उसमें एक तरफा चुनाव कुछ क्षेत्रों के अंदर बनता जा रहा है। एक मुद्दा जो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है आंकलन के हिसाब से, वो सरसंघ चालक जी मोहन भागवत का आरक्षण पर बयान। आपको लगता है कि इससे पिछड़ी जातियों में एक भय सा पैदा हो गया है कि बीजेपी अगर आएगी तो आरक्षण हट जाएगा? आरक्षण के खिलाफ, मंडल आयोग के खिलाफ सबसे प्रमुख भाषण किसका था इस देश में? श्री राजीव गांधी का था। वो किस गठबंधन में है? उनकी पार्टी कांग्रेस, वो उस गठबंधन में है। और इसलिए मंडल आयोग की सिफारिशों के सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस पार्टी तो बैठी है उस गठबंधन में। और जिस वक्त एक वर्ग समर्थकों का ऐसा था जो बीजेपी को कहता था आरक्षण का समर्थन ना करो, लेकिन एक राजनीतिक दल जिसने हमेशा आरक्षण का समर्थन इसलिए किया क्योंकि सामाजिक आधार के ऊपर आरक्षण इस देश में अभी चाहिए, इस देश के दलित समाज को, ट्राइबल समाज को, इस देश के पिछड़े वर्गों को चाहिए, जिसका हमेशा समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरसंघ चालक जी के एक बयान को लेकर विवाद पैदा किया। उन्होंने तो भाषण आरंभ ही किया कि हम सामाजिक समरसता और आरक्षण के पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि आपके पास कोई इश्यू नहीं है। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं। चुनाव के दौरान हम कई रैलीज में गए, जमीन पर इस बात की चर्चा जरूर हो रही है, लोगों में भय जरूर है। ये भागवत जी के बयान का इंपैक्ट जमीन पे है। एक इतिहास है और उस इतिहास के तहत पर चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, चाहे अन्य सामाजिक संगठन थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी था, हम हमेशा सामाजिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। इसमें कभी कोई संकोच नहीं है। एक भागवत जी का बयान था और अभी हाल ही में जनरल वीके सिंह ने बयान दिया दलितों को लेकर, उसका भी अब लगातार आरजेडी और जेडीयू इस्तेमाल कर। जनरल वीके सिंह ने कोई दलितों को लेकर बयान नहीं दिया। कास्ट इशू को लेकर आप लोगों ने, मीडिया के कुछ मित्रों ने जबरदस्ती उनको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की। उनके बयान के पीछे अभिप्राय था कि छोटी घटना किसी गांव में हो जाए, दो परिवारों का झगड़ा हो जाए, तो आप उसके लिए थोड़ी ना केंद्र सरकार को जिम्मेवार बनाएंगे। जनरल वीके सिंह ने क्या अपने पूरे भाषण, अपने वक्तव्य में कहीं कास्ट का जिक्र किया था? उसको आप लोगों ने कास्ट का जामा पहनाने की कोशिश की। उस परिस्थिति में जनरल वीके सिंह ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। अगर कोई इससे हर्ट हुआ है, मेरा तो कोई इससे इंटेंशन नहीं था। वो विषय समाप्त हो गया। उसके 4 दिन बाद आप फिर उसको दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक जो बीजेपी पर इस वक्त आरोप लग रहा है, लगातार हर रैली में हम देख रहे हैं, इसको बुनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आपका स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि एक कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस है। इस तरह का वातावरण वोटरों के सामने रखा जाए। मुझे एक बात बताइए, कौन सी कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस है? कौन सी घटना है जिसमें बीजेपी कहीं इन्वॉल्व हुई हो? कर्नाटक की घटना हुई पहले वाली, तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में एक लेखक की मृत्यु हुई जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उसको आप लोग बीजेपी के खाते में जोड़ दो।
दादरी की स्थानीय घटना हुई बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से उसकी निंदा की, लेकिन उस घटना को जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप बीजेपी के खाते में जोड़ दो। मुझे लगता है कि जो घटना महाराष्ट्र में 1.5 साल पहले हुई, कर्नाटक में कांग्रेस राज में हुई, आपने एक कांग्रेस के नेता को पूछा कि कर्नाटक की घटना के लिए वो जिम्मेवार है? हमने तो पूछा। आपने एक बार पुणे की घटना जहां कांग्रेस के और एनसीपी के शासन में हुआ, कांग्रेस और एनसीपी से पूछा, वो शामिल हैं? मुझे लगता है एजेंडा जर्नलिज्म के बेसिस पे देश का एजेंडा नहीं बदलने वाला है। सर, इसको आप एजेंडा जर्नलिज्म कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि पीएम ने कहा कि मैं नाराज हूं, अमित शाह ने बैठक बुलाई, एक के बाद एक, संगीत सोम गए, संजीव बालियान गए, सबको डांट पड़ी। उसके मेरा सवाल, उसके अगले ही दिन हमने किरण रिजिजू का बयान देखा, जनरल वीके सिंह का बयान देखा, जिसपे गृह मंत्री ने कहा कि ये बड़े रिग्रेटफुल बयान है। मुझे लगता है क्यों ये बयान इस तरीके से आ रहे हैं जिस पर बार बार बीजेपी को अफसोस जताना? आप मीडिया को थोड़ी सी डिबेट के लिए लैक्सिटी देनी चाहिए। आप अमेरिका की राष्ट्रपति की डिबेट के भाषण सुनते हैं? आप उसमें जो उम्मीदवार हैं किस तरह के लिबरल बयान देते हैं। आप लोगों ने भी एक ऑप्रेसिव माहौल बना दिया है, जिसको मैं मदरहुड जर्नलिज्म कहता हूं, कि जैसे मां बच्चे को टोकती है कि ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा। किसी अमेरिका में चैनल्स डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं, वो तो रोज ऐसे बयान देते हैं। रोज अपने पत्रकारों की जिम्मेवारी लगा दो कि ढूंढ के लाओ कि किसको ट्रैप किया जा सकता है लूज स्टेटमेंट में। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने तो कम से कम अपने अनुशासन में एक चीज डाल दी है कि जैसे आप राजनीतिक नेताओं को रेट करते हैं, मैं भी अपने मन में पत्रकारों को रेट करता हूं। किनसे बच के रहना है, उसकी एक सूची मैंने भी अपने मन में बनाई हुई है। चलिए, हमसे आप बच नहीं रहे, इसलिए यहां पे बैठे। एक जो बड़ा मुद्दा उठा बिहार में सर, वो बाहरी बनाम बिहारी का है। ये जताने की कोशिश की गई कि बीजेपी का कैंपेन बाहरी चला रहे हैं, मास्टरमाइंड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नेता बाहर से आ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहारी कहां पे है। देखिए, इस पे तो मुझे लगता है आपको उनके कैंपेन का मजाक उड़ाना चाहिए था। सुशील मोदी बाहरी हैं, नंदकिशोर यादव बाहरी हैं, अश्विनी चौबे बाहरी हैं, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। रामविलास पासवान बाहरी हैं क्या? जितिन राम मांझी बाहरी हैं क्या? आप किस तरह के तर्क कह रहे हैं? मुझे लगता है ये इतना हल्का बयान और विश्लेषण है, इस पे मैं जवाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर ना प्रोजेक्ट करना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन होगा बीजेपी का चेहरा? हर नेता अपनी तरफ से किसी और को प्रोजेक्ट करके चला जाता है। रणनीति होती है। हमने महाराष्ट्र में क्या चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था? हमने क्या जम्मू कश्मीर में किया था? हमने क्या झारखंड में किया था? हमने क्या हरियाणा में किया था? ये हाल के 4 राज्यों का मैं जिक्र बता रहा हूं जहां हम लोग जीते हैं। तो इसलिए जहां कई बार स्पष्ट नेता होता है, हम उसको घोषित कर देते हैं। एक फर्क कई बार बाकी स्टेट्स में जो इनकम्बेंट था उसके खिलाफ इनकम्बेंसी बहुत थी। आप मानते हैं कि नीतीश की छवि से थोड़ा सा फायदा है गठबंधन? मुझे लगता है कुछ निर्णय आप मतदाताओं पे भी छोड़ दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ, पत्रकार सारे निर्णय स्वयं न कर ले। मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि जेडीयू ने पिछले कुछ वर्षों में आरंभ किया था जब अलायंस में, तो एक डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए। और उसके बाद जब उनके मन के अंदर खोट आ गया कि हमने वैकल्पिक राजनीति करनी है, लोहिया जी के सपने को तोड़ना है और कांग्रेस को गले लगाना है, जिसको सजा करवाई उस व्यक्ति को गले लगाना है, तो विकास की राजनीति उन्होंने छोड़ दी। फिर वो अब मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स में जेडीयू पड़ गई है। और इसलिए बिहार के अंदर जो अवसर नौजवान को मिलना चाहिए था, वो अवसर नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आज पढ़ने के लिए वो बाहर जाता है, रोजगार के लिए वो बाहर जाता है। और इसलिए इस परिस्थिति में बिहार के नौजवानों की जो स्थिति है, वो उसकी उम्मीदें, उसकी एस्पिरेशंस हैं, और वो एस्पिरेशन बीजेपी और साथियों को बहुत बड़ी जीत दिलवाने वाली। आपने कहा था कि बीजेपी को चुन दो, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। 500 ऐसी चीजें हैं जिसकी कीमतें कम हुई हैं। 12% इन्फ्लेशन था इस देश का, वो 3 और 3.5 और 4% पे आया है। दुनिया में आज एक आर्थिक संकट है, कुछ चीजों की कीमतें कम हुई, कुछ बढ़ी। इस देश में 5 मिलियन टन दाल कम पैदावार होती है, 22 मिलियन टन की खपत है, 17 मिलियन होती है। बाकी आपको विदेश से 5 मिलियन लानी पड़ती है। आज विदेश में भी पैदावार कम हुई। 3-4 देश हैं जहां पैदा होती है, म्यांमार में होती है, मोजाम्बिक में होती है, मलावी में होती है, अफ्रीका में होती है। वहां भी फसल आदी हो गई। उस परिस्थिति में हम लोग जूझ रहे हैं कि वहां देशों से जितनी दाल है आए। कुछ दालें हैं जो सामान्य दाम पे मिल रही हैं, 2 दालें हैं जिनकी कीमत बढ़ी। यहां पर कुछ लोगों ने
होड़ कर ली। हमने राज्यों को कहा छापे मारिए, 12 राज्यों ने छापे मारे, बिहार ने नहीं मारे। 2 दिन में 50,000 टन दाल हम लोगों ने बाहर निकाल ली है। अब 2-4 दिन में वो बाजार के अंदर आ जाएगी, उससे दाम कम होगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की गलती है कि यहां पे छापे नहीं पड़े। जिन राज्यों में छापे नहीं पड़े वहां राज्य सरकार को डालने चाहिए। दाल एक मुद्दा है, बीफ एक मुद्दा है। सरकार ने बात की विकास की, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा खूब चर्चा हुई देखिए, फिर मैं बीफ से जुड़ी फिर राजनीति। आपको एक हिदायत दूंगा। इस देश के संविधान में लिखा है कैटल प्रोटेक्शन। कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। कैटल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। उसके बाद 1954 से लेकर काउ प्रोटेक्शन के कानून इस देश के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने कह दिया कि काउ का अर्थ है काउ प्रोजनी, यानी गौवंश, और इसलिए 2-3 राज्यों को छोड़ के, कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, बंगाल है, केरल है, उनको छोड़कर बाकी राज्यों में कानून से प्रतिबंध चला आ रहा